बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम पढ़ाएंगे मस्कुलर कंट्रैक्शन। तो मस्कुलर कंट्रैक्शन, जिस तरह हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब उसी स्ट्रक्चर को आगे लेकर जाते हैं कि किसी तरह वो कंट्रैक्ट होते हैं और जो इवेंट्स होते हैं वो किस तरह इनिशिएट होते हैं और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें आ जाती है जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट होते हैं। ये टॉपिक प्रेजेंटेशन के ऊपर तो इतना इफ़ेक्टिवली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। अगर ये क्लास में होते तो बहुत आसान तरीके से इसको हम आगे लेकर जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक ये हमें मजबूरन ऑनलाइन लेना पड़ता है। इस लेक्चर में एक तो कंट्रैक्शन मैकेनिज़्म मैं आप लोगों को भी डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा और इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी इंक्लूड की है जो आप लोगों को और भी ऐड करेंगे along with this video lecture. So let's start it. पहले आते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं वो बेसिकली होते किस तरह हैं। तो हमारे पास जो मसल्स होते हैं, पर्टिकुलरली द स्केलेटल मसल, वो कब कंट्रैक्ट होगा? तो स्केलेटल मसल तब कंट्रैक्ट होगा जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? सो दिस इज़ एन एक्ट और एजेंट विच कॉज एक्साइटेबिलिटी इन मसल। हर वो चीज़ या हर वो एक्शन जो मसल में या टिश्यू में एक्साइटेबिलिटी काज करते हैं। एक्साइटेबिलिटी क्या है? इट इज़ अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू टू इरिटेशन और स्टिमुलस। जो स्टिमुलस हम मसल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उस स्टिमुलस को जो रिस्पांस होता है इन द टिश्यू, उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। अब ये रिस्पांस किस तरह होगा? तो ये रिस्पांस हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे होती है। विद इन द टिश्यू ऑफ द मसल हमारे पास जो केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने सुना होगा कि हर टिश्यू का या हर सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसका एक प्रॉपर पोटेंशियल होता है जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। रेस्टिंग इसलिए कहती है क्योंकि ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है जब हमारे पास कोई स्टिमुलस अवेलेबल ना हो। तो जैसे स्टिमुलस आ जाते हैं, स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं ऑन द मसल टिश्यू, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होता है? ड्यू टू केमिकल चेंजेस। अब उस केमिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, तो एक्साइटेबिलिटी जैसी हो जाती है तो दैट एक्साइटेबिलिटी लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। उस एक्साइटेबिलिटी के रिस्पॉन्स में जो फिजिकल इवेंट्स होते हैं इन द मसल, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो बातें सीखी। एक हो गई एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ द मसल्स टू द स्टिमुलस। और कंट्रैक्शन क्या है? द इवेंट्स फॉलोड बाय एक्साइटेबिलिटी इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। हमारे पास एक्साइटेबिलिटी जो है दैट इज़ द फिजियोकेमिकल प्रोसेस, वाइल कंट्रैक्शन इज प्योरली द फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। आगे हम इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं। अब स्टिमुलस जो हम अप्लाई करते हैं जो कि नेसेसरी है फॉर द कंट्रैक्शन, ये स्टिमुलस किस किस्म के हो सकते हैं? तो हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, लाइक हम किसी मसल को पिंच करते हैं तो हम मैकेनिकल फोर्स वहाँ पर अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग द पिंचिंग। या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक। हम किसी मसल को करंट प्रोवाइड करते हैं। या इसके अलावा थर्मल स्टिमुलस भी हो सकते हैं। थर्मल या तो हम हॉट सब्सटेंस, हॉट बॉडी को अप्लाई करते हैं टुवर्ड द मसल, या हम किसी कोल्ड को अप्लाई करते हैं जो जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से डिफरेंट हो, या तो वो हॉट होगा या कोल्ड होगा। इसके अलावा केमिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, लाइक हम किसी केमिकल्स को अप्लाई करते हैं ऑन द मसल, लाइक एसिड हो गई, अल्कलीज हो गई, मेटल्स हो गई। अगर हम इसको अप्लाई कर ले तो इससे भी
मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस है विच कैन काज एक्साइटेबिलिटी फॉलोड बाय कंट्रैक्शन इन द मसल। अब एक स्टिमुलस की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्टिमुलस में ऐसी कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि कंट्रैक्शन काज करे, जो कि एक्साइटेबिलिटी काज करे। तो दो किस्म की क्वालिटी उनमें होने चाहिए, एक इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। अगर हमारे पास जो स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं तो उसकी तीन किस्म की इंटेंसिटी हो सकती है। एक को हम कहते हैं सबलिमिनल, ये यहाँ पर आप लोगों की, एक को हम कहते हैं सब लेमिनल, एक को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, और एक को हम कहते हैं ऑप्टिमल। तो ये तीन किस्म की, या तो स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है वो इस लेवल पे होंगी कि वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ कम है तो वो कोई एक्साइटेबिलिटी काज नहीं कर सकती, वो कोई कंट्रैक्शन उससे नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास हम ऐसे इंटेंसिटी के साथ स्टिमुलस को अप्लाई करें जो कि मसल में एक्साइटेबिलिटी काज कर सकते हैं तो उसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो उसको हम ऑप्टिमल या लेमिनल कहते हैं। तो वो दोनों हमारे साथ मसल में कंट्रैक्शन काज कर सकते हैं। और दूसरा जो क्वालिटी है दैट इज़ द ड्यूरेशन, टाइमिंग कितना है। अगर कोई सबलिमिनल स्ट्रेंथ के साथ स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं लेकिन फॉर लॉन्ग टाइम करते हैं तो वो भी एक्साइटेबिलिटी काज करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो फिर वो एक्साइटेबिलिटी काज नहीं करेंगे। तो ये दो क्वालिटीज़ हैं, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, विच इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टिमुलस। अगर ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग है और इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो कंट्रैक्शन काज करेंगे। अब कंट्रैक्शन क्या चीज़ है, तो जिस तरह मैंने बता दिया आप लोगों को कि जब एक्साइटेबिलिटी होती है तो एक्साइटेबिलिटी के रिस्पांस में जो चेंजेस आ जाती है इन द लेंथ एंड द टेंशन या स्ट्रेंथ ऑफ द मसल, उसको हम कंट्रैक्शन कहते हैं। और ये प्योरली फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस होगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास एक्साइटेबिलिटी है दैट इज़ केमिकल प्रोसेस, लेकिन जो कंट्रैक्शन है वो फिजिकल प्रोसेस होगा। फिजिकली मसल की लेंथ में कोई चेंज आएगा एंड जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें चेंज आएंगे, या तो मसल शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे, या टेंस होंगे या एक्सपेंड होंगे। तो जो इस चेंजेस की वजह से जो मसल की शेप में चेंज आ जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कंट्रैक्शन दो किस्म की है। जिस तरह हमने बात की यहाँ पर दो चीज़ें हमने डिस्कस की कि या तो लेंथ में चेंज आएगा या टेंशन में आएंगी या दोनों में आ सकते हैं ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। तो इस बेस पे हमने कंट्रैक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। तो आइसोटोनिक वो कंट्रैक्शन होगा जिसमें टेंशन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो कि रिलैक्स स्टेज में होते हैं वही टेंशन रहेगा, जस्ट उसकी लेंथ में चेंज आएंगी। तो सच टाइप ऑफ कंट्रैक्शन एंड विच द लेंथ इज चेंज बट द टेंशन रिमेन्स सेम एज नोन एज आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्जन ऑफ द आर्म। अगर आर्म के ऊपर आप लोग देख लें, जब हम उसको कंट्रैक्ट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, आर्म को बेंड करते हैं, तो हमारे मसल का जो टेंशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, जस्ट उसका लेंथ कम हो जाते हैं। या अगर हम आर्म को एक्सटेंड करें तो उसके टेंशन में फिर भी कोई चेंज नहीं आती, लेकिन उसका लेंथ ज़्यादा होते हैं। तो दिस कंट्रैक्शन इज कॉल्ड आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। दूसरी तरफ हमारे पास है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन जो है इसमें हमारे पास जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट टेंशन में चेंज आएगा और टेंशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी हेवी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, उसको पुल करते हैं, तो हेवी ऑब्जेक्ट जब हम पुल करते हैं तो हमारे बैक मसल जो है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ जाती,
लेंथ वही सेम रहता है, जस्ट वो उसके जो टेंशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके ऊपर ज़ोर आ जाते हैं, जिसकी वजह से टेंशन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कंट्रैक्शन हमारे साथ कहलाते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो यही दो बातें याद रखें कि आइसोटोनिक में लेंथ चेंज होगा, टेंशन सेम होगा, जबकि आइसोमेट्रिक में लेंथ सेम होगा, टेंशन चेंज होगा, एंड दैट विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, इसके बाद अब डिपेंड अपॉन दी टाइम ऑफ कंट्रैक्शन हमारे पास मसल की कुछ टाइप्स हैं। दो टाइप्स हमारे पास मसल फाइबर्स के होते हैं और दो टाइप्स हमारे पास वोल मसल्स के होते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइम। तो एक होता है हमारे पास टाइप 1 या स्लो फाइबर। टाइप 1 और स्लो फाइबर हम उसी मसल को कहेंगे जिसका डायमीटर कम हो, लो डायमीटर हो, स्मॉल डायमीटर हो। और टाइप 2 फाइबर या फास्ट फाइबर हम उसको कहेंगे जिसका डायमीटर ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1 हमारे पास उसका डायमीटर कम होगा, ये हो गया आपके साथ टाइप 1, जबकि टाइप 2 का डायमीटर ज़्यादा होगा। उसके अंदर एक मसल के अंदर जो फाइबर होते हैं वो उसकी डायमीटर ज़्यादा होगा टाइप 2 में। एक होता है हमारे पास रेड मसल और दूसरा होता है पेल मसल। तो रेड मसल को हम स्लो मसल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड या स्लो मसल में हमारे पास मायोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होता है और इसी मसल के अंदर जो फाइबर्स होंगे दैट विल बी टाइप 1, जो हमने पहले डिस्कस किया कि उसके डायमीटर कम होंगे। तो स्लो मसल या रेड मसल में हमारे पास मायोग्लोबिन ज़्यादा होंगे और फाइबर उसमें टाइप 1 होंगे, जबकि उसकी जो टाइम ऑफ कंट्रैक्शन है वो लॉन्ग होंगी। स्लोली कंट्रैक्ट होगा बट फॉर लॉन्ग टाइम होगा। इसी बेस पे हम इसको स्लो फाइबर, स्लो मसल्स कहते हैं। रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो मायोग्लोबिन है उसका लेवल ज़्यादा है। और एग्जाम्पल इसका है मसल ऑफ द बैक। जबकि पेल या वाइट मसल को हम फास्ट मसल भी कहते हैं। क्यों वाइट मसल कहते हैं? क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन का लेवल कम है, इसलिए हम इसको वाइट मसल कहते हैं। ठीक है। और उसकी ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट है लेकिन रैपिड होता है। रैपिडली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है लेकिन फॉर शॉर्ट टाइम होते हैं, इसलिए हम इसको फास्ट मसल कहते हैं। जबकि इसमें जो मसल फाइबर होंगी दैट विल बी टाइप 2, ये वाला होंगे, यानी उसके डायमीटर ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल इसका है मसल ऑफ द हैंड एंड आकुलर मसल। जो हमारे हैंड की मसल्स हैं उसमें मायोग्लोबिन का लेवल कम है, मसल फाइबर उसमें टाइप 2 है और ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट है बट फास्ट है। इसके अलावा आकुलर मसल, आकुलर मसल जो हमारे आई में जो मसल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड आकुलर मसल। तो वो भी वाइट और पेल मसल्स हैं। अब कंट्रैक्शन किस तरह होते हैं? ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन थी अबाउट द मसल्स। अब ये कंट्रैक्शन किस तरह होता है, तो हमने 3 बातें पहले डिस्कस की। वो बातें क्या थी? हमने कहा कि पहले होगा स्टिमुलस। जब स्टिमुलस आ जाते हैं तो स्टिमुलस काज एक्साइटेबिलिटी एंड द टिश्यू ऑफ मसल विच इज़ द केमिकल चेंजेस। और इस एक्साइटेबिलिटी या केमिकल की चेंजेस की वजह से क्या होगा? मसल में कंट्रैक्शन होगी। और कंट्रैक्शन क्या है? फिजिकल चेंज इन द मसल। या तो वो आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होगा जिसमें लेंथ जो है वो सेम होगा, लेंथ चेंज होगा, जबकि जो उसका टेंशन है वो सेम होगा। या आइसोमेट्रिक होंगी जिसमें लेंथ सेम होगा, टेंशन जो है वो चेंज होगी। अब ये पूरा इवेंट, ये एक्साइटेबिलिटी किस तरह होते हैं, कंट्रैक्शन क्या होते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के करीब किस तरह आएंगे। जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो एक जो स्ट्रक्चर उससे बनता है उसको हम कहते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। तो कंट्रैक्शन के लिए सबसे पहले एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का बनना ज़रूरी है। तो वो किस तरह बनते हैं, लेट डिस्कस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मसल है वो रिलैक्स स्टेट में है, कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं है, तो कोई कंट्रैक्शन नहीं होगा, यानी वो रिलैक्स स्टेज में है। तो रिलैक्स स्टेज में जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट होते हैं विच आर थिन फिलामेंट, वो सार्कोमेर के अपोजिट साइड पे होते हैं और उसके दरमियान बड़ा एक ब्रॉड एज जोन होता है। जिस तरह ये डायग्राम है यहाँ पर देखें, एक्टिन जो है एक एंड पे भी है, दूसरी एंड पे भी है और इसके दरमियान जो एज जोन है वो ब्रॉड है। लेकिन जब कंट्रैक्शन होते हैं तो कंट्रैक्शन के दौरान नीचे वाले डायग्राम को आप लोग देखें, एक्टिन फाइबर जो है वो सार्कोमेर के दोनों एंड्स में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उसके दरमियान जो एज जोन है वो या तो डिसअपियर होते हैं या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। अब जो फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस तरह होंगे, वो हमारे पास 3 स्टेजेस में होते हैं। एक जो पहला स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग क्या है, दिस इज द प्रोसेस आकर इन बिटवीन द एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन। हमने बात की कि सबसे पहले स्टिमुलस आएंगे विच कॉज द एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन के बाद जो इवेंट होगा दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। अब जो एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन के दरमियान जो प्रोसेस होते हैं विद इन द मसल, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे पास एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद होगा कंट्रैक्शन। तो ये जो दरमियान में जो टाइम आ जाते हैं, जो इवेंट्स आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। अब ये इवेंट क्या होंगी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा है रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रोपोनिन क्या है और ट्रोपोमाइसिन क्या है, तो वो भी अपना रोल इसमें प्ले करेंगे। और थर्ड होगा स्लाइडिंग मैकेनिज्म, जिसको हम स्लाइडिंग थ्योरी भी कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी कहते हैं या स्लाइडिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब जो प्रोसेस होते हैं हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट या कंट्रैक्शन प्रोसेस होते हैं, तो वो किस तरह होंगी मैं भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आप एक ये जो एनिमेटेड वीडियो है इसको गौर से देखें, ये प्रोसेस आगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। Sliding filament theory is the mechanism by which muscles are thought to contract at a cellular level. An understanding of the structure of skeletal muscle is useful when learning how sliding filament theory works. Each muscle is made up of a number of bundles of muscle fibers. Each bundle of muscle fibers contains anywhere from 10 and 100 individual fibers. Each muscle fiber itself contains cylindrical organelles known as myofibrils, which themselves are bundles of proteins called actin and myosin. Surrounding the myofibril, there is a network of tubules and channels called the sarcoplasmic reticulum, where calcium is stored. Each myofibril can be broken down into functional repeating segments called sarcomeres. If we look at a two-dimensional model of a sarcomere, it consists of actin and myosin. When a nerve impulse arrives at the muscle, it causes a release of a chemical called acetylcholine. The presence of acetylcholine causes depolarization, enabling calcium to be released from the sarcoplasmic reticulum. The calcium binds to troponin, changing its shape and so moving tropomyosin from the active site of the actin. The myosin filaments can now attach to the actin, forming a cross bridge. The breakdown of ATP releases energy, which enables the myosin to pull the actin filaments inwards, contracting the muscle. This occurs along the entire length of every myofibril in the muscle cell. When an ATP molecule binds to the myosin head,
the myosin detaches from the actin and the cross bridge is broken. When the ATP is then broken down, the myosin head can again attach to an actin binding site further along the actin filament and repeat the process. This repeated pulling of the actin over the myosin is often known as the ratchet mechanism. This process of muscular contraction can last for as long as there are adequate ATP and Ca+ stores. Once the nerve impulse stops, the Ca+ is pumped back to the sarcoplasmic reticulum and the actin returns to its resting position, causing the muscle to lengthen and relax. अच्छा, तो हमारे पास जो मस्कुलर कंट्रैक्शन की इवेंट्स थे, तो उसके लिए सबसे पहले स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। तो स्टिमुलस हमारे पास कहाँ से आएंगे? या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल हो सकता है। इंटरनल कहाँ से आएंगे? हमारे ब्रेन से आएंगे। अब ब्रेन से जो इम्पल्स आते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आएंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल जंक्शन में, कि वो मसल किस तरह मसल फाइबर को किस तरह मैसेज पहुंचेंगे, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की थ्रू पहुंचेंगे। तो अब हम कहते हैं यहाँ पर वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि कैल्शियम के बग़ैर हमारे पास कंट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो जो बेसिकली इम्पल्स आते हैं फ्रॉम द ब्रेन और फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो हमारे पास कैल्शियम जो है उसको रिलीज़ करते हैं। अब हमने ये बात की थी क्लास में कि जो कैल्शियम होते हैं वो इनसाइड द सार्कोटिब्यूलर सिस्टम होता है। उसमें हमने दो टिब्यूल्स के बारे में बात की थी, एल और टी टिब्यूल्स। तो टी टिब्यूल्स तो बेसिकली इम्पल्स को कैरी करते हैं इनसाइड द एल टिब्यूल्स, और एल टिब्यूल में हमारे पास कैल्शियम स्टोर होते हैं। अब कैल्शियम वहाँ से कैसे निकलेंगे ये प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इम्पल्स आएगा, ठीक है, वो इनसाइड द मसल फाइबर जाएंगे। जो सार्कोलेमा है उस सार्कोलेमा में वो एक्शन पोटेंशियल काज करेंगे। अब स्टार्ट में मैंने बता दिया कि हर मसल फाइबर के जो सार्कोलेमा होते हैं उसका एक पोटेंशियल होता है, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, और उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब इम्पल्स आ जाते हैं तो इम्पल्स की वजह से सार्कोलेमा का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाते हैं। फिर हम उसी नई पोटेंशियल को, जो कि ड्यू टू द स्टिमुलस प्रोड्यूस हो चुका है, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? ये एक्शन पोटेंशियल जो है जब सार्कोलेमा में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये इनसाइड चले जाते हैं इनटू द सार्कोटिब्यूलर सिस्टम, और सार्कोटिब्यूलर सिस्टम में वो टी टिब्यूल के थ्रू एंटर हो जाते हैं इनटू द एल टिब्यूल। तो टी टिब्यूल के बाद जैसे ही वो एल टिब्यूल में पहुंच जाते हैं तो एल टिब्यूल के अंदर क्या है? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं? सिस्टर्ने होते हैं। तो जैसे वो एक्शन पोटेंशियल सिस्टर्ने तक पहुंच जाते हैं तो वो सिस्टर्ने एक्साइटेड हो जाते हैं, उसमें एक्साइटेशन प्रोड्यूस होते हैं, और एक्साइटेशन के रिस्पांस में क्या होगा? उसी सर्कोप्लाज्म या सिस्टर्नो से जो है हमारे पास कैल्शियम रिलीज़ होगा, क्योंकि कैल्शियम उसमें ऑलरेडी स्टोर है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, और इसी 5 स्टेप का मकसद क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है? रिलीज ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेट मी रिपीट। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास एक मसल सेल। अब नर्व फाइबर जो है वो मैसेज लेकर आया इन अ फॉर्म ऑफ इम्पल्स एंड टू द सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हुआ इनटू द एक्शन पोटेंशियल, और ये एक्शन पोटेंशियल जो है एंटर हुआ इनटू द सार्कोटिब्यूलर सिस्टम। अब सार्कोटिब्यूलर सिस्टम में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उसमें 2 किस्म के टिब्यूल होते हैं। एक होते हैं हमारे पास टी टिब्यूल, ये जो हॉरिजॉन्टल टिब्यूल होता है, और दूसरा होता है कॉलम लाइक टिब्यूल विच इज़ कॉल्ड एल टिब्यूल। तो पहले ये टी टिब्यूल में चले जाते हैं, और टी टिब्यूल के बाद ये आपके पास एल टिब्यूल के अंदर चले जाते हैं।
अब एल ट्यूब्यूल के अंदर जो सिस्टर्ने हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें कैल्शियम स्टोर है। तो जैसे ये इम्पल्स उस सिस्टर्नों तक पहुंच जाते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और कैल्शियम को रिलीज़ करते हैं। अब आपके पास कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब कैल्शियम आगे क्या करेंगे, तो कैल्शियम आगे जाएंगे और बाइंड होंगे विद द ट्रोपोनिन सी। जो हमारे पास ट्रोपोनिन सी था, हमने ट्रोपोनिन की 3 टाइप्स पढ़े थे, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। तो जो ट्रोपोनिन सी है दैट इज पार्ट द कैल्शियम बाइंडिंग। जैसे ही कैल्शियम वहाँ पर आकर उसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, क्योंकि जो हमारे पास ये F18 है और F18 को जो एक्टिव साइट होते हैं पर द मायोसिन, उसको कवर किया होता है बाय द ट्रोपोमाइसिन। और इसके ऊपर जो ट्रोपोनिन के मालिक्यूल होते हैं उनकी 3 साइट्स हैं। एक साइट वो है जो कि ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच है, दूसरा साइट F18 के साथ अटैच है और तीसरा जो है वो कैल्शियम है। तो जैसे कैल्शियम आकर उसके साथ बाइंड हो जाते हैं तो इस ट्रोपोनिन के जो पूरा मालिक्यूल है ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं। तो पोजीशन चेंजिंग की वजह से क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन जो है वो F18 को छोड़ देंगे। तो जैसे वो छोड़ देते हैं ट्रोपोनिन F18 की मालिक्यूल को, तो द एक्टिव साइट ऑफ द F18 इज एक्सपोज्ड। तो वो एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाते हैं। अब मायोसिन जो है वो आसानी के साथ आकर अपनी एक्टिव साइट जो कि F18 के ऊपर है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर आपके साथ जो कम्प्लेक्स है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर कैल्शियम का रोल क्या है, तो कैल्शियम का यही रोल है कि वो ट्रोपोमाइसिन को निकाल देते हैं फ्रॉम द F18, जो कि उन्होंने एक्टिव साइट को कवर किया है, उसको हाइड किया है। तो जैसे कैल्शियम आ जाते हैं ट्रोपोनिन अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो पोजीशन की चेंजिंग की वजह से जो ट्रोपोमाइसिन है वो निकल जाते हैं और F18 का एक्टिव साइट जो है एक्सपोज हो जाते हैं। अब ये एक्टिव साइट किस लिए है, ये एक्टिव साइट पार्ट ऑफ मायोसिन है। तो मायोसिन आकर एक्टिन के साथ बाइंड हो जाते हैं एंड फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज, या इसको हम कहते हैं एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स। तो आपके साथ अभी तक जो है वो कम्प्लेक्स बना। अब आगे क्या होगा, तो जैसे ही कम्प्लेक्स बन जाते हैं अब इसमें एक फिनोमेना होंगी जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म, या हम इसको कहते हैं स्लाइडिंग थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास पावर स्ट्रोक होगा। अब पावर स्ट्रोक क्या किसे कहते हैं, तो जैसे मैंने बता दिया कि हमारे पास जो F18 की एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाते हैं और मायोसिन इसके साथ बाइंड होकर एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हेड ऑफ द मायोसिन है वो टिल्ट हो जाते हैं टुवर्ड द आर्म। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मायोसिन है, ठीक है, ये उसका आर्म है या जिसको हम टेल भी कहते हैं, और ये उसके हेड है। तो जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ द F18 ओपन हो जाते हैं और ये उसके साथ बाइंड हो जाते हैं F18 के साथ, तो पावर स्ट्रोक होगा। और पावर स्ट्रोक किस तरह होगा कि ये जो हेड है ये टुवर्ड द आर्म टिल्ट होगा। तो जैसे ही वो टिल्ट हो जाते हैं, और आप लोगों ने वीडियो में देखा कि टिल्टिंग की वजह से जो उसके साथ एक्टिन की मॉलिक्यूल अटैच है इन द एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स वो ड्रैग हो जाते हैं। तो ड्रैगिंग से क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। तो आफ्टर द कंट्रैक्शन जैसे ही एक मायोसिन का हेड एक्टिन को ड्रैग करते हैं तो जो टिल्टिंग है वो वापस हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन है विच अटैच टू द मायोसिन, उनके दरमियान जो बॉन्ड है, जो अटैचमेंट है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक की वजह से
जो हेड ऑफ द मायोसिन है वो वापस अपने डायरेक्शन में अपनी पोजीशन पे आएंगे, उसका जो टिल्टिंग थी वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। आगे एक डायग्राम है, उस डायग्राम के ऊपर अगर आप लोग फोकस करें, ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स बना तो पावर स्ट्रोक होगा। पावर स्ट्रोक में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर देखें ये है हेड, अब दूसरी डायग्राम में देखें हेड जो है वो आर्म की तरफ पुल हुआ है, टिल्ट हो चुका है। तो टिल्टिंग की वजह से क्या होगा, जो एक्टिन का चेन है वो ड्रैग होगा। तो जैसे वो ड्रैग हो जाते हैं तो कंट्रैक्शन हो जाती है। तो कंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेकिंग की वजह से ये जो मायोसिन का हेड है इसकी टिल्टिंग ख़त्म हो जाती है और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो मसल कंट्रैक्शन से कन्वर्ट होके रिलैक्सेशन में आ जाते हैं और इसी तरह ये मैकेनिज़्म स्टार्ट होते हैं। अब रिलैक्सेशन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर वो पूरा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया, रिलीज ऑफ द कैल्शियम, फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स, अगर वो प्रोसेस दोबारा हो गया तो न्यू कंट्रैक्शन होगी। अगर वो प्रोसेस नहीं है तो कंट्रैक्शन नहीं होगी। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन भी होते हैं और कैल्शियम की रिलीज़ भी है और स्टिमुलस भी है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। इस प्रोसेस एज अ होल प्रोसेस में क्या होगा, जो सार्कोमेर है उसका लेंथ डिक्रीज़ होगा, जो एक्टिन की फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और एज जोन जो है या तो वो डिसअपियर होंगे या उसके लेंथ में डिक्रीज़ आते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्टिमुलस नहीं है, अगर आपके पास रिलीज ऑफ द कैल्शियम नहीं है या एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन नहीं होते तो ये प्रोसेस नहीं होगा। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द मायोसिन हेड विच इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक। अब सार्कोमेर के अंदर मैंने बता दिया कि चेंजेस आते हैं, उसके लेंथ में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा और क्या चेंजेस आते हैं, तो एक मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एज जोन में डिक्रीज आएंगे। ये देखिए इस डायग्राम में ये रिलैक्स के स्टेज में है तो उसमें एज जोन मौजूद है, लेकिन जो नीचे वाले डायग्राम है इसमें कंट्रैक्शन हुआ है तो एज जोन जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं। तो एक हमारे पास एज जोन तो या डिसअपियर होगा या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। दूसरा क्या होते हैं, द जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पर देख ले जेड लाइन जो है वो एक दूसरे से फार अवे है, लेकिन इस वाले डायग्राम में जेड लाइन एक दूसरे की नज़दीक आ चुके हैं। ओवरऑल रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द सार्कोमेर, यहाँ पर सार्कोमेर का लेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो चुके हैं। अब अगर हमारे पास मस्कुलर कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंट्रैक्शन में तो या एज जोन ख़त्म होगा या नैरो होगा। तो ख़त्म के कौन से कंडीशन में होते हैं, जब आपके पास मस्कुलर कंट्रैक्शन सिवियर हो। सिवियर मस्कुलर कंट्रैक्शन में या स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कंट्रैक्शन में एज जोन डिसअपियर होगा। इसके अलावा आई बैंड की लेंथ में भी डिक्रीज आते हैं, लेकिन दैट इज लेटल। ठीक है, ये इतना सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं होता। जबकि ए बैंड का जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन सार्कोमेर का लेंथ भी डिक्रीज होगा, आई बैंड भी लिटिल बिट डिक्रीज होंगी, एज जोन या तो डिसअपियर होगा या नैरो होगी, जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगी, उसका लेंथ जो है वो कम होगा, ओवरऑल सार्कोमेर का लेंथ भी कम होगा, लेकिन ए बैंड में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस, ये एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ये एक्टिव प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। अब एनर्जी कौन कौन से स्टेप के लिए ज़रूरी है, पावर स्ट्रोक के लिए। पावर स्ट्रोक क्या है, टिल्टिंग ऑफ द मायोसिन हेड टुवर्ड इट्स टेल। ठीक है,
उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, और फिर वापस जो मायोसिन हेड अपनी पोजीशन पे जाते हैं उसके लिए भी एनर्जी ज़रूरी है। तो दोनों प्रोसेस के लिए हमारे पास एनर्जी ज़रूरी है, टिल्टिंग अप द हेड और बेंडिंग बैक अप द हेड ऑफ मायोसिन। इन दो प्रोसेस के लिए आपके साथ एनर्जी की ज़रूरत है। अब ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? सो इट कम्स फ्रॉम द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस तरह एनर्जी आएंगी? हमारे पास जो एटीपी होंगे, मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जो हेड ऑफ द मायोसिन होते हैं वहाँ पर दो साइड्स होते हैं, एक पार द अटैचमेंट ऑफ द एक्टिन और दूसरा पार द अटैचमेंट ऑफ द एटीपी। तो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन जब कैल्शियम रिलीज होता है तो एटीपी भी आकर उस अपनी एक्टिव साइट के साथ इन द मायोसिन हेड अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट से क्या होगा कि ये एटीपी जो है ये ब्रेक होंगे एडीपी में, इससे एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलेगा क्योंकि एटीपी में 3 फास्फेट होते हैं। इसी तरह ये हो गया आपका एडेनोसिन, इसके साथ 3 फास्फेट्स होते हैं। तो ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फास्फेट रिलीज होगा। अब बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, तो वो एनर्जी वो यूज करेंगे फॉर द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, जब हेड जो है वो टिल्ट हो जाते हैं और हमारे पास एनर्जी उसके लिए रिलीज होते हैं फ्रॉम द एटीपी, तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट रह जाते हैं दैट आर रिलीज, ठीक है, और वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं और यूज़ होते हैं फॉर द रीसिंथेसिस ऑफ द एटीपी, क्योंकि नेक्स्ट कंट्रैक्शन के लिए फिर एटीपी की ज़रूरत होगी, रिलैक्सेशन के लिए फिर एटीपी की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ये एटीपी कहाँ से आएंगे? ये एटीपी बनते हैं फ्रॉम द रीसिंथेसिस ऑफ द रीसिंथेसिस फ्रॉम द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अब ये किस तरह रीसिंथेसिस होती है? तो हमारे पास इसकी सिंथेसिस दो तरीकों से होंगी। फर्स्ट वन जो है वो फ्रॉम द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और दूसरा है फ्रॉम द क्रिएटिन फास्फेट। हमारे पास जो एडीपी रिलीज हुआ था फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी, जो पिछली स्लाइड में हमने वो रिएक्शन में आप लोगों को दिखाया था कि उसमें एडीपी बनता है और एनर्जी तो यूज़ होगा, लेकिन वो एडीपी वापस रीसिंथेसाइज होते हैं इनटू द एटीपी। तो किस तरह होंगी? एडीपी के साथ जब क्रिएटिनिन फास्फेट जो है वो बाइंड हो जाते हैं तो इससे एटीपी बन जाएगा और क्रिएटिन। अब ये एटीपी जो है वापस जाते हैं और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होते हैं तो उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म 3 तरीकों से होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जान लें कि इन स्टेप्स में कितने एटीपीज बनते हैं। तो हमारे पास 2 एटीपीज बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ये नेट एटीपीज है, बाकी जो प्रोसेस है वो आप पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल में 2 बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एटीपीज बनते हैं। तो पूरा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होते हैं इसमें 38 एटीपीज बनते हैं। तो हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा एटीपीज आते हैं वो फ्रॉम द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आते हैं। इसीलिए जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द बॉडी होते हैं वो हमारे साथ मसल में स्टोर होते हैं, क्योंकि मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है वो स्केलेटल मसल्स में क्योंकि ज़्यादा होते हैं स्केलेटल मसल्स में, तो वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं ताकि एनी टाइम फॉर द कंट्रैक्शन ये अवेलेबल हो। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्रिएटिन फास्फेट से भी बनते हैं। तो इसी तरह एटीपीज बनते हैं एंड दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फॉर द कंट्रैक्शन। आप इस लेक्चर को भी देख लें, बुक को भी टच कर लें, वीडियो मैंने भी आपको लोगों को शेयर की है उसको भी कर लें, देख लें। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।